हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब में। तो आज आज से दोस्तों हम इस कक्षा के माध्यम से हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, जो कि आपके आरबीएससी का जब पाठ्यक्रम चलता था उसमें 11वीं और 12वीं के लिए हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक रहती थी। अब आप ये बात कहेंगे कि दोस्तों कि मैं आपको हिंदी साहित्य का इतिहास जब क्लासेज ले रहा हूँ, उसके बाद में मैं आपको ये पुस्तक है वो क्यों पढ़वा रहा हूँ। तो इसका जो कारण है दोस्तों वो ये है कि जब 2018 में जो सेकंड ग्रेड और जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था, तो दोस्तों सेकंड ग्रेड के अंतर्गत लगभग आपके 95% आपके जो प्रश्न हैं वो इसी किताब से पूछे गए थे। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड में भी बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं दोस्तों डिट्टो आपके यहीं से पूछे गए थे। तो इसीलिए इस पुस्तक की महत्ता है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा जब हम क्लासेज में तो दोस्तों हम केवल तथ्यात्मक रूप से अध्ययन करते हैं, जो बात मैं समझाता हूँ, लेकिन दोस्तों इस पुस्तक के माध्यम से आपको थोड़ा सा आपको विस्तार से पढ़ने के लिए मिलेगा। क्या चीज़ें थी, जैसे कि किसी काल में क्या क्या परिस्थितियाँ रही थी, उनके बारे में आपको थोड़ी सी आपकी समझ का विकास है वो इससे होगा। तो इसकी दोस्तों हम प्रत्येक क्लास लगभग 10, 12, 15 दिनों के अंतर्गत दोस्तों हम इस पुस्तक को समाप्त कर देंगे। आपको दोस्तों लगातार ये क्लासेज हैं वो देखनी है, जिससे कि आपका पूरा का पूरा जो हिंदी साहित्य है और इससे बनने वाले जो भी क्वेश्चन हैं, इसके अलावा आपको क्लासेज हैं वहाँ तो आपका पूरा दोस्तों विस्तार से हिंदी साहित्य चल रहा है। लेकिन सबसे पहले कई दोस्त ऐसे होते हैं जो पहली बार हिंदी साहित्य को पढ़ते हैं, तो फिर उनके लिए हिंदी साहित्य को समझना थोड़ा सा टेढ़ी खीर हो जाता है। मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले जो सलाह दी जाती है वो आपके विश्वनाथ जो त्रिपाठी है उनका हिंदी साहित्य का सरल इतिहास है, उसको पढ़ने की सलाह दी जाती है। लेकिन दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ कि ये जो पुस्तक है वो आपके कई इतिहास ग्रंथों से भी दोस्तों अच्छी पुस्तक है। इसमें आपका सारी चीज़ों का संकलन किया गया है, जो जो दोस्तों महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो इस पुस्तक को जब आप एक बार पढ़ लेंगे तो आप दोस्तों मेरे नोट्सों की जो हिंदी साहित्य की क्लास है उसके जो नोट्स बना रहे हैं उसमें से आप खुद पता लगा पाएंगे कि कौन सी चीज़ सेकंड ग्रेड के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप तैयारी करेंगे। मुश्किल से 10 या 15 दिनों में दोस्तों हम इस पुस्तक को समाप्त कर देंगे। छोटी सी पुस्तक है, केवल आवश्यक चीज़ें ही इसमें संकलित की गई हैं। तो आज की दोस्तों हम क्लास में सबसे पहले इसमें क्या है, ठीक है, भूमिका वगैरह, हिंदी भाषा का विकास, उसको हम पढ़ेंगे, क्या साहित्य है। इससे पहले दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, यदि आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, वहाँ पर इसकी मैं आपको दोस्तों PDF है वो सेंड कर दूँगा। ठीक है, क्लासेस के बाद में यदि आपको कोई ज़रूरत है क्वेश्चन वगैरह लिखने की, आप नोट करते चलें सीधे के सीधे, और वहाँ पर आपको प्रत्येक क्लास की जो PDF है वो भी प्रदान की जाती है। इसके अलावा दोस्तों हमारे हिंदी हब चैनल पे आपका खून का टीका जो नाटक है वो पूरा पढ़ा दिया गया है, और चारों जो कहानियाँ हैं वो भी दोस्तों पढ़ा दी गई हैं। उनकी जो PDF है वो भी भेज दी गई है। इसके अलावा उनके प्रश्नोत्तरों की व्याख्या है, विश्लेषण, सारी दोस्तों ऑब्जेक्टिव सीरीज भी दोस्तों चला दी गई है। पूस की रात, उजाले के मुसाहिब की, ठीक है, कईयों की ऑब्जेक्टिव सीरीज है, 50-50 क्वेश्चनों की वो हो चुकी है। और आप सभी का दोस्तों काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स रहा है। इसी तरह से अपना प्यार, अपना सपोर्ट है दोस्तों बनाए रखिएगा। आपका जो दुआएं हैं दोस्तों, आपकी जो प्रत्युत्तर हैं वो मुझे दोस्तों अथक मेहनत के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, यदि आप दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हिंदी हब के साथ में दोस्तों अपनी तैयारी है उसको एक मजबूती प्रदान करें, अपने अंतर्गत आत्मविश्वास लाएं और इस बार की परीक्षा में दोस्तों सफलता हासिल करें। तो आपके लिए दोस्तों अच्छा टाइम है। मैंने देखा कि दिसंबर में आपकी जो परीक्षा है वो है, इसीलिए मैंने इस पुस्तक को दोस्तों शुरू करने का यहाँ पर मैंने निश्चय किया है। हालांकि मैं पहले से इसको शुरू करना चाह रहा था,
लेकिन मैं सोच रहा था कि जब मैं क्लासेस ले रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब मुझे लगता है कि आपको ये एक बार ये एक पुस्तक पढ़ने के बाद में आपको हिंदी साहित्य की यदि आप क्लास लेंगे तो फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बहुत देर हो चुकी है। बिना किसी देरी के हम आज की जो पुस्तक है, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, आदिकाल से आधुनिक काल तक। और दोस्तों इस बार भी मैं बता रहा हूँ, संभावना है पूरी की पूरी, क्योंकि ये पुस्तक है वो आरबीएससी की है, ठीक है। एनसीईआरटी में वर्तमान में कोई भी साहित्य की पुस्तक नहीं चल रही है, तो मुझे दोस्तों लगता है कि 90% क्वेश्चन आपको इसी बुक से दोस्तों मिल जाएंगे, ठीक है। पिछली बार एक क्वेश्चन आया था कि चंदनबाला नामक जो चंदनबाला रास है उसकी नाम इसकी जो रचना है वो किस स्थान पे की गई थी। तो दोस्तों इस पुस्तक में केवल जालौर, अच्छे अच्छे लोगों को नहीं पता था कि कहाँ पर की गई है, बड़े बड़े इतिहास पढ़ने वालों को नहीं पता था, लेकिन आपके इस पुस्तक में सीधा सीधा दे रखा था जालौर नामक स्थान पर, ठीक है। ढोला और मारवाड़ी की है जो उम्र थी विवाह के समय, वो क्या थी दोस्तों। अच्छे अच्छे इतिहासकार जो कहते हैं हम हिंदी साहित्य के इतिहास के विद्वान हैं, वो भी दोस्तों नहीं कर पाए। तो यहाँ पर दोस्तों आपके लिए एक छोटा छोटा तथ्य है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण हैं और उनसे आपके प्रश्न हैं वो पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये दोस्तों, यदि आपके किसी सरकारी विद्यालय में आपका कोई जानकार हो तो वहाँ पर ये पुस्तक है वो हो सकती है, ठीक है। या फिर आप रद्दी वाली दुकान पे से जा कर के देख सकते हैं, वहाँ मिल जाए शायद, या किसी बुक स्टॉल पे भी पुरानी यदि पड़ी हो तो मिल सकती है, लेकिन ये राजकीय विद्यालयों में चलती थी दोस्तों। तो ये इसका थोड़ा सा बुक कवर पेज है, ठीक है। और सबसे पहले जो दोस्तों ये इसकी निर्माण समिति है, अच्छा दोस्तों इन्होंने प्रयास किया है, ठीक है। तो ये 11वीं 12वीं वैकल्पिक हिंदी जो आपके हिंदी विषय है, हिंदी साहित्य है, उसमें दोस्तों ये आपके चलती थी। यहाँ पर आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक की जो सामग्री है वो दी है। तो इसमें सबसे पहले हम आदिकाल पढ़ेंगे, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। लेकिन इसकी जो भूमिका है उसमें दोस्तों क्या है, आदिकाल की भूमिका में क्या लिखा गया है। तो आदिकाल की जो शुरुआत है दोस्तों वो आपकी 993 ईस्वी से लेकर के 1318 ईस्वी। यदि हम इसको संवत में निकालें तो ये संवत में हो जाएगा दोस्तों 1050 से लेकर के और आपके 1375। ये पुस्तक है वो आचार्य शुक्ल के वर्गीकरण के आधार पर लिखी गई है। तो 993 ईस्वी यानी कि 1050 से लेकर के 1375 संवत है, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की समय सीमा मानी है। तो हम सबसे पहले दोस्तों चलो शुरुआत करते हैं। हिंदी साहित्य की पूर्व पीठिका। हिंदी भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भारतीय आर्य भाषाओं में सर्वोपरि है। भारतवर्ष को प्राचीन काल में आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था और यहाँ के निवासियों को आर्य तथा आर्यों द्वारा बोले जाने वाली भाषाओं को आर्य भाषाओं के नाम से जाना जाता था। पृथ्वी के मानचित्र में भारत की स्थिति एक प्रायद्वीप के समान है। ये आप भूगोल में पढ़ते हैं कि प्रायद्वीप क्या है, जो तीन तरफ से है वो जल से घिरा हुआ होता है, उसे प्रायद्वीप की संज्ञा दी जाती है। इसके उत्तर में हिमाच्छादित हिमालय और सुदूर दक्षिण में अथाह अपार सागर हिलोरें ले रहा है, जिसकी महान संस्कृति ने वैदिक संस्कार, सदाचार एवं सुव्यवस्थित सुदृढ़ सामाजिक परंपराओं को जन्म दिया है। सहिष्णुता भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा गुण है, जो समुद्र की भांति अनेक नदियों की धाराओं को अपने अंदर धारण करने की क्षमता रखती है। यहाँ अनेक जाति धर्म के लोगों ने आक्रमण किया, किंतु सब मिट गए जहाँ से रह गया हिंदुस्तान हमारा। और भारतीय संस्कृति आज भी अमिट है, यानी कि विभिन्न आक्रांताओं ने, चाहे वो शक हों, चाहे वो हूण हों, चाहे वो कुषाण हों, चाहे वो तुर्क हों, चाहे वो मंगोल हों, चाहे वो यवन हों दोस्तों, चाहे वो मुग़ल हों, चाहे वो अंग्रेज हों,
ठीक है, पुर्तगाली हों, डच हों, फ्रांसीसी हों, कोई सा भी दोस्तों आक्रमण करता हो, सारे के सारे यहाँ से चले गए इस पावन धरती को छोड़ करके। ठीक है, यहाँ के लोगों ने, यहाँ की मिट्टी ने, यहाँ की खून ने दोस्तों एक लड़ाइयाँ, ऐसी ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी हैं कि जिनको सुन कर के सभी का हृदय है वो कांप उठता है। और अंततः दोस्तों यहाँ की जो धरती है उसे स्वतंत्रता मिल गई। लेकिन जो यहाँ की संस्कृति है वो आज भी विद्वान है। विदेशी संस्कृतियाँ आईं, यहाँ पर रहीं, सब कुछ उन्होंने दोस्तों करने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी भारतीय संस्कृति है, उसकी परंपराओं को, उसकी विविधताओं को, उसकी विशेषताओं को दोस्तों वो नहीं खंडित कर सकी। यह संस्कृति हमारी परंपराओं को नवजीवन प्रदान करती है, जिसके फलस्वरूप आज भी यह नवनूतन लगती है। यहाँ राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक सभी परिस्थितियों में उतार चढ़ाव आए, किंतु इसकी सहिष्णुता की नीति से यह सदैव विजयी रही है। हिंदी साहित्य में भक्ति, वीर, श्रृंगार का त्रिवेणी संगम दृष्टिगोचर होता है। इसमें भक्ति की धारा के संग ओजस्वी शैली के रासो साहित्य, तो कहीं महाकवि बिहारी की नायिका का अद्भुत श्रृंगार, और कहीं घनानंद के वियोग भरे कवित्व के साथ साथ भूषण का राष्ट्र प्रेम उजागर होता है। जब हम दोस्तों आदिकाल में बात करते हैं तो आदिकाल में जो अधिकांश ग्रंथ हैं वो आपके वीर रस प्रधान लिखे गए थे, क्योंकि जो आदिकाल की पृष्ठभूमि है वो युद्ध प्रधान थी, और वहाँ पर चंद्रबरदाई जैसे, ठीक है, आपके जगनिक ने लिखा था, आपके इस प्रकार के कवि हुए हैं जिन्होंने वीर रस प्रधान रचनाएं लिखी थी। इसके अलावा जब हम भक्ति काल में जाएंगे तो वहाँ पर आपके बहुत कम ग्रंथ हैं, ठीक है, उन्हें आदिकाल की ग्रंथों में ही संकलित कर लिया गया है। इसीलिए आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल का नाम है वो दिया था। रीतिकाल में दोस्तों वीर रस प्रधान ग्रंथ हैं वो कम लिखे गए थे, उसमें केवल भूषण है, कवि शूदन है, पद्माकर है, इन्हीं लोगों ने केवल वीर रसपूर्ण रचनाएं की थी। इसके अलावा बिहारी है, बिहारी आपके श्रृंगार रस के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं रीतिकाल के। घनानंद है, शुक्ल ने कहा है घनानंद के बारे में कि प्रेम मार्ग का ऐसा धीर, प्रवीण पथिक और जवानानी का ऐसा दावा करने वाला कवि ब्रज भाषा का कोई दूसरा कवि नहीं हुआ है। तो ये घनानंद के वियोग वर्णन में दोस्तों सिद्ध हस्त कवि थे, तो उन सब की बात है वो हम करेंगे। भारत की इस पावन भूमि में धर्म, संस्कृति और संस्कारों की अजस्र धारा प्रवाहित होती है, जो जनजीवन को अमृतमय जीवन प्रदान कर रही है। यहाँ के लेखक स्वांतः सुखाय के साथ परिजन हिताय, यानी कि दूसरों के हित के लिए। साहित्य दोस्तों दो प्रकार का होता है कि एक तो स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, यानी कि जो अपने सुख के लिए लिखा जाता है, अपने मन की शांति के लिए लिखा जाता है, अपनी बेचैनी या अपनी तड़प को मिटाने के लिए लिखा जाता है, उसको कहते हैं दोस्तों स्वांतः सुखाय। और जो दोस्तों दूसरों के हित को ध्यान में रख कर के लिखा जाता है उसे कहते हैं परजन हिताय। साहित्य का सृजन करते हैं। कवियों में तुलसी, सूर, जायसी और कबीर अपनी वाणी से जन समूह को भक्ति और प्रेम की धाराओं से आनंदित करते हैं। तो आपको जो चारों जो भक्ति काल है दोस्तों उसमें आपके चार प्रतिनिधि कवि हैं। तुलसी जो कि राममार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, सूर कृष्णमार्गी शाखा के, जायसी प्रेम मार्गी या सूफी काव्य शाखा के, और आपके जो कबीर हैं वो आपके हो जाएंगे निर्गुण संत काव्य शाखा के। तो इस प्रकार ये चारों प्रतिनिधि कवि हैं। यहीं से दोस्तों हमारा जो प्रश्न है वो ज़्यादा पूछे जाने की संभावना रहती है। तो भारतेंदु प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद अपने साहित्य के द्वारा राष्ट्र प्रेम को व्यक्त करते हैं। भारतेंदु युग के प्रधान कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद हो जाएंगे कथाकार और उपन्यास सम्राट, जयशंकर प्रसाद छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, छायावाद के ये आपके प्रवर्तक हैं। इस प्रकार के गौरवान्वित साहित्यकारों पर हम भारतीयों को गर्व है, क्योंकि साहित्य को सुरसरी सम सब कर हित होई बताया जाता है। क्योंकि जो साहित्य है दोस्तों वो गंगा के समान है, वो सभी का हित करने वाला है। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति है, तो साहित्य को दोस्तों यहाँ पर सुरसरी के समान है बताया गया है। अब हम देखेंगे दोस्तों जहाँ से हमने हिंदी साहित्य की शुरुआत अपनी कक्षाओं में करी थी, तो वहीं से यहाँ पर हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति है, हिंदी जो शब्द है वो कैसे बना है, तो वो हम दोस्तों देखेंगे।
अपने जो नोट्स हैं दोस्तों, जो मैं आपको क्लासेस पढ़ा रहा हूँ, तो इस पुस्तक की दोस्तों सारी बातें, तथ्य हैं, वो मैं आपको वहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर केवल आप समझने की दृष्टि से ये क्लासेस लें। आपको जो सारा तथ्य लिखने हैं, सारे जो नोट्स लिखने हैं, वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर आप केवल समझें, ठीक है। वहाँ पर दोस्तों मैं आपको लिखाने पे ज़्यादा फोकस करूँगा और यहाँ पर आपको मैं समझाने पे ज़्यादा, ठीक है। इस पुस्तक की जो भी दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य हैं, सारे तथ्यों को मैंने नोट्स में लिया है और उनको दोस्तों मैंने विशेष रूप में आपको मोस्ट लगवाने की प्रयास करूँगा। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से मानी जाती है। तो सबसे पहला यही प्रश्न बनता है कि हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति है वो किस शब्द से मानी जाती है, किस भाषा से मानी जाती है। सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र सिंधु प्रदेश कहलाता था। ईरान या फारस की तरफ से आने वाले विदेशी आक्रमणकारी हिंदू कुश पहाड़ी मार्ग को पार करके जब सिंधु प्रदेश में आए तो इन्होंने सिंधु प्रदेश को हिंद प्रदेश कहा, क्योंकि ईरानी या फारस शब्द में शब्द की प्रथम स ध्वनि को है ध्वनि उच्चारित करते हैं। तो शब्द के पहले यदि कोई भी दोस्तों स आएगा तो उसको ये बोलेंगे है। सड़क आज भी आप जैसे कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर साइड में दक्षिण में आप जाएंगे राजस्थान के, तो वहाँ पर भी दोस्तों हमारे कई साथी ऐसे पढ़े थे कि वो भी सड़क को हड़क बोलते थे, ठीक है, सर को हर। तो इस प्रकार से स का है वो है उच्चारण किया करते थे। तो इसी प्रकार से ईरानी या फारसी भाषा का जो शब्द है वो आपकी हिंदी हो जाएगा। और हिंदी में जो फारसी भाषा थी, ईरानी जो लोग थे, यवन आक्रमण करता थे, वो शब्द के प्रथम, यदि शब्द के बीच में या पीछे आएगा तो उसको नहीं बोलेंगे, शब्द का जो प्रथम है उसको दोस्तों स को है बोलते थे। इसीलिए सिंधु को हिंदू कहते थे और सिंध प्रदेश को हिंद प्रदेश कहते थे। अतः सिंधु प्रदेश को हिंद प्रदेश कहने लगे और वहाँ के निवासियों को सिंधु के स्थान पर हिंदू कहने लगे। यही सिंधु की भाषा हिंद कहलाने लगी और आगे चलकर ईरानी भाषा का ईक प्रत्यय लग गया। तो हिंदू में दोस्तों आपका सिंधु को हिंदू, ठीक है, और हिंदू आगे चल कर के हिंद कहलाने लग गई। और हिंद में ईरानी भाषा का कौन सा प्रत्यय लगा है दोस्तों, तो ईक प्रत्यय लगा है। हिंदी दे करके आपसे पूछा जाता है हिंदी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है, या कौन सी भाषा का प्रत्यय है, तो ईक प्रत्यय है और वो ईरानी भाषा का प्रत्यय है। हिंद प्लस ईक यानी कि हिंदीक बन गया, जिसका अर्थ है हिंद का हुआ। हिंदी का क्या है, हिंद का। यही शब्द धीरे धीरे परिवर्तित होके हिंदी का हुआ, जो अंग्रेजी भाषा के रूपांतरण के कारण इंडिया बन गया। जब अंग्रेज लोग भारत में आए थे दोस्तों, तो वो इंडस यानी कि जो आपके इंडस जो शब्द है वो आपके रोमन है और इंडस के माध्यम से वो इन्होंने यहाँ पर इंडस कहते थे दोस्तों, नील वगैरह की खेती है, ठीक है। तो इंडस के आधार पे अंग्रेज़ों ने इसका नामकरण है वो इंडिया कर दिया गया था। जबकि भारत का जो पहले नाम था दोस्तों वो आर्यों का देश था, यानी कि आर्य भारत था, ठीक है। उसके बाद में आपका भारत कैसे पड़ा है, वो आपके भरत के नाम पे पड़ा है। भारत भरत के नाम पे, आर्यावर्त था, ये आर्यों की भूमि थी, जो कि दोस्तों माना जाता है कि आपके मध्य जो पश्चिमी मध्य एशिया है उससे आए थे, उत्तरी पश्चिमी मध्य एशिया से आए थे। इसके अलावा जो इंडिया नाम है वो आपके इंडस शब्द से उत्पत्ति हुई है और जो आपके हिंदुस्तान जो नाम है वो आपके फारसी या ईरानी भाषा का शब्द है और जो जिन्होंने सिंधु को हिंदू और हिंदू के स्थान को हिंदुस्तान कह दिया था। तो इस प्रकार से सारे दामों को मैंने आपको बता दिया है। आज यह इंडिया समस्त भारतवर्ष का सूचक बन गया है। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, तो ये दोस्तों आपके सेकंड ग्रेड में आपका पूरा टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर इसमें केवल इसकी बोलियों के बारे में ही बताया गया है। हम जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो बहुत ही विस्तार के साथ में हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, जिससे कि आपका कोई भी प्रश्न है वो बाहर नहीं जाए। तो देखिए सबसे पहले कि हिंदी भाषा का जो विकास है वो किस प्रकार से हुआ। भारतीय भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है। मैंने दोस्तों आपको हिंदी साहित्य की कक्षाओं में ये सारी किताबें पढ़ करके मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो जो दोस्तों आपको वहाँ पर जो चीज़ मिलेगी वो हर जगह दोस्तों मिलने की संभावना नहीं है और बिल्कुल दोस्तों मुफ्त, केवल आपको पढ़ना है, आपको नोट्स बनाने हैं और बार बार रिवीजन करना है और जो भी प्रश्न मैं भेजता हूँ प्रश्नोत्तरी के रूप में, क्विज के रूप में, वो आपको दोस्तों सॉल्व करनी है। और फिर दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ कि आपका कहाँ पे प्रश्न गलत होता है फिर आप मुझे बताना।
भारतीय भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है वो ऋग्वेद माना जाता है। ऋग्वेद की भाषा संस्कृत थी, जिसे कि वैदिक संस्कृत कहा जाता था, किंतु समय चक्र सदैव गतिमान होने के कारण परिवर्तनशील है। अतः भाषा भी धीरे धीरे अनेक रूपों में परिवर्तन होती है। जब हम दोस्तों भाषा विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि भाषा है वो हमेशा कठिनता से सरलता की ओर गमन करती है। अब ये बात दोस्तों कैसे सिद्ध होगी वो मैं आपको बताता हूँ कि आप भी किसी का नाम, अपने आसपास किसी का नाम, यदि आपका नाम है सत्येंद्र नाम है, ठीक है, तो हम कभी भी उसको सत्येंद्र नहीं कहते, हम कहते हैं सतेंद्र, ठीक है। आपका मानवेंद्र नाम है तो मानवेंद्र, ठीक है। वीरेंद्र नाम है तो हम कहते हैं वीरेंद्र, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या है, ये है मुख सुख, ठीक है। हम अपने मुख को सुख प्रदान करने के लिए ही भाषा का सरलीकरण कर देते हैं। जो वैदिक संस्कृत थी उसमें कई ऐसे शब्द थे जो समय के अनुसार है वो परिवर्तन होने थे, उनका उच्चारण नहीं किया जाता था, ठीक है। तो इसी से लौकिक संस्कृत आ गई। तो इसी तरह से दोस्तों भाषा है वो सरलीकरण होती है। आज भी हम देखते हैं कि आज हम खड़ी बोली हिंदी तो चलो बोलते हैं, मुख सुख का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके साथ में ही हम कई ऐसे अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग कर देते हैं, जिससे ये दोस्तों वही है कि पहले ब्रजभाषा थी वो खड़ी बोली हिंदी हो गई, हिंदी है, ठीक है, वो आपकी अब अंग्रेजी मिश्रित हिंदी होने वाली है। ये परिवर्तन का समय चल रहा है और इसमें उर्दू और जो अंग्रेजी है उसका मिश्रण हो रहा है। तो इस प्रकार से जो भाषा है वो हमेशा दोस्तों कठिनता से सरलता की ओर गमन करती है। संस्कृत भाषा का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व का रहा है। तो ये बात आप ध्यान रखिए। जो संस्कृत का शब्द है वैदिक संस्कृत 1500 से लेकर के 1000 तक, और 1000 से लेकर के 500 तक, यानी कि जब बुद्ध का जन्म होता है तब तक दोस्तों आपके वैदिक संस्कृत यानी और लौकिक संस्कृत का समय है वो माना जाता है। यह दो प्रकार की थी। पहली थी आपके वैदिक संस्कृत, जिसमें वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण और दर्शन आदि की रचना हुई। तो ये आपको याद रखना है कि वेदों की रचना वैदिक संस्कृत में, उपनिषद, वेद के बाद में उपनिषद लिखे गई, उपनिषद के बाद में आरण्यक और ब्राह्मण, एवं जो दर्शन हैं आपके, ठीक है, जैसे कि आपके गौतम का दर्शन है, शैव दर्शन वगैरह हैं, जितने भी आपके हैं, ठीक है, तो वो सारे दर्शनों की जो उत्पत्ति है, उनके ग्रंथों की जो लेखन है वो आपका वैदिक संस्कृत में हुआ था। वह दूसरी लौकिक संस्कृत जिसमें रामायण, महाभारत इत्यादि की रचना हुई थी। वाल्मीकिकृत रामायण, वेदव्यासकृत महाभारत, इसके अलावा कालिदास, माघ वगैरह, भारद्वाज वगैरह जो भी संस्कृत के कवि थे, ठीक है, प्रकांड पंडित थे, उन्होंने जो अपने ग्रंथों की, काव्य शास्त्रीय ग्रंथों की जो रचना की थी वो आपके लौकिक संस्कृत में की थी। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आपका बन सकता है कि भाई निम्न में से कौन सा, किस ग्रंथ की उत्पत्ति या किसकी उत्पत्ति है वो वैदिक संस्कृत में नहीं हुई थी या लौकिक संस्कृत में नहीं हुई थी। यही लौकिक संस्कृत बोलचाल की भाषा के रूप में विकसित हुई। धीरे धीरे पाली भाषा में बुद्ध का समय होता है, उस समय दोस्तों जो जनभाषा बन जाती है वो आपकी पाली बन जाती है, पाली के रूप में प्रचलित हुई, जिसका समय 500 ईसा पूर्व से ईसा की पहली शताब्दी तक माना गया है। इस भाषा में बौद्ध धर्म के विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम्म पिटक, तो ये दोस्तों त्रिपिटक माने जाते हैं बुद्ध धर्म के। ये आप इतिहास पढ़ते होंगे तब जानते होंगे। विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम्म पिटक एवं जातक कथाओं की रचना हुई। किंतु भाषा के दो रूप सदैव प्रचलित रहे, पहला रूप साहित्यिक और दूसरा लौकिक। अर्थात साहित्यिक रूप दोस्तों क्या होता है, जिसमें साहित्य की रचना होती है, यानी कि अब तक भी दोस्तों संस्कृत भाषा में साहित्य की रचना हो रही है, ठीक है। हालांकि उसका जो विस्तार है, उसकी जो संख्या है वो भले ही कम हो गई हो, लेकिन अब भी संस्कृत में रचना हो रही है। लेकिन आज के समय की यदि लौकिक हम भाषा की बात करें तो वो है हिंदी, ठीक है, हिंदी बोली जाती है। तमिलनाडु जाएंगे तो वहाँ तमिल बोली जाती है, तो ये आपकी लौकिक भाषा है। जबकि जो ग्रंथों की यदि हम बात करें तो एक हो गई संस्कृत। तो पाली के समय लौकिक भाषा तो थी पाली, अपभ्रंश के समय लौकिक भाषा थी अपभ्रंश, लेकिन जो साहित्य की भाषा थी वो अब भी दोस्तों संस्कृत थी। इसके अलावा कई ग्रंथ हैं वो साहित्य अपभ्रंश में भी लिखे जा रहे थे, धीरे धीरे है वो हिंदी की उत्पत्ति होती है। लौकिक भाषा में धीरे धीरे साहित्यिक रचनाएं होने लगती हैं। जब कोई भाषा कवि और लेखकों का आश्रय पाकर नवीन भाषा में परिवर्तित हो जाती है तो साहित्यिक भाषा का रूप धारण कर लेती है। लेकिन जब आप लौकिक भाषा में बहुत सारे ग्रंथों की रचना करने लगते हैं तो वो भी दोस्तों धीरे धीरे
परमार्जित होकर के, परिनिष्ठित होकर के, ठीक है, शुद्ध होकर के एक आपकी साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठापित हो जाती है। किसी समय हिंदी में कोई ग्रंथ नहीं लिखा गया था, लेकिन धीरे धीरे अपभ्रंश के ग्रंथ, फिर आपके पुरानी हिंदी, फिर हिंदी के, फिर आपके ब्रज भाषा के, फिर आपके अवधी के, ठीक है, धीरे धीरे फिर खड़ी बोली का विकास हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों जो हिंदी है वो आपकी पूरी आज के समय में जो साहित्यिक भाषा है वो बन गई है। पाली भाषा में भी ऐसा ही हुआ, वह समय के अनुसार प्राकृत का रूप धारण करने लगी। प्राकृत का समय इतिहास की पहली शताब्दी से लेकर के 500 ईस्वी के बाद रहा। इस काल में जैन साहित्य प्रचुर मात्रा में रचा गया। तो प्राकृत भाषा में दोस्तों कौन सा साहित्य है? जैन साहित्य। बौद्ध साहित्य कौन सी भाषा में रचा गया? पाली साहित्य, ठीक है। और जो आपके वैदिक साहित्य है वो वैदिक संस्कृत में, और जो आपके कालिदास वगैरह हैं इनकी जो रचना यदि आपके पूछी जाए, रामायण है, महाभारत है, वो आपके लौकिक संस्कृत में रची गई। प्राकृत के समय जनपदों में क्षेत्रानुसार भाषा का प्रचार हुआ। तो दोस्तों जैसे ही प्राकृत आती है पहली शताब्दी से लेकर के 500 शताब्दी तक, तो उस समय आपको पता है कि महाजनपद काल आता है। वो महाजनपद काल में जनपदों के अनुसार क्षेत्रानुसार भाषा का प्रचार हुआ, यानी कि मगध जनपद है तो वहाँ पर मागधी है बोली जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आपके सोरसेन जनपद है तो वहाँ पर सोरसेन ही बोली जाएगी। इस प्रकार से भाषा है उसका है वो विभाग है वो बट गई। यहीं से प्राकृत भाषा अपभ्रंश के रूप में प्रसारित हुई। तो किस समय से? जनपद काल से। विद्वानों ने प्राकृत भाषा के अंतिम चरण में अपभ्रंश का उद्भव माना है। तो 500 शताब्दी के लगभग अंतिम चरण में अपभ्रंश का उद्भव हुआ था, क्योंकि तत्कालीन प्रचलित शब्दों से यह पता चलता है कि प्राकृत के उत्तरार्ध में शब्दों की विकृति विगड़ना आरंभ हो गया था। यानी कि जो अपभ्रंश क्या कहलाता है दोस्तों? अप यानी कि बाद में, भ्रंश यानी बिगड़ना, यानी कि प्राकृत की उत्तर अवस्था में प्राकृत भाषा की जैसी समय सीमा होती है 500, उसके बाद में जो शब्दों का रूप बिगाड़ा गया अपने मुख सुख के लिए, उसे दोस्तों कह देते हैं हम अपभ्रंश। जैसे गाथा शब्द है, तो गाथा शब्द है दोस्तों वो हमेशा प्राकृत भाषा में ही प्रयुक्त होता था। उसके अलावा उसका हो गया गाहा, और दोहा का हो गया दोहा के रूप में परिवर्तित हो गए। तो गाथा शब्द, यदि आपसे गाथा शब्द है वो किसका बहुप्रचलित शब्द है? तो वो आपके प्राकृत भाषा का। और जो दोहा शब्द है वो आपके प्राकृत का है, और जो दोहा है वो आपके दोस्तों अपभ्रंश भाषा का प्रचलित शब्द है। तो अपभ्रंश के समय देशी भाषा युक्त थोड़ी सरलता एवं मधुरता वाली भाषा का भी अभ्युदय हुआ। अपभ्रंश के समय देशी भाषा युक्त थोड़ी सरलता एवं मधुरता वाली भाषा का अभ्युदय हुआ, जिसे अबहट्ट भाषा कहते हैं। तो जैसे ही अपभ्रंश भाषा हुई, ठीक है, कुछ शताब्दी तक वो चली, लेकिन उसके बाद में वो भी दोस्तों धीरे धीरे सरल हुई, और जिसे हम अबहट्ट भाषा कहते हैं। और ये अबहट्ट भाषा है वो दोस्तों नामकरण किया गया है भोला शंकर तिवारी के द्वारा, ठीक है। भोला शंकर ने तिवारिया की हिंदी से पहले की जो भाषा थी, हिंदी के पूर्व की जो भाषा थी, उसे अबहट्ट कह करके पुकारा है। इसके अलावा जो आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, उन्होंने इसको पुरानी हिंदी कह करके पुकारा है। मैथिल कोकिल विद्यापति ने इसी भाषा में अपनी 2 रचनाएं लिखी थी, पहली कीर्तिलता और दूसरी कीर्ति पताका। ये दोनों अबहट्ट की कृतियां हैं। और दोस्तों वेरी मोस्ट आपसे पूछी जाती हैं कि निम्न में से कौन सी जो अबहट्ट की रचना नहीं है, तो वहाँ पर आपके कीर्तिलता, कीर्ति पताका और विद्यापति पदावली, या इनमें से कोई नहीं दे दिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि विद्यापति ने जो अपनी रचनाएं लिखी थी कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ठीक है, तो वो अबहट्ट भाषा में लिखी थी। और ये दोस्तों इन्होंने कीर्तिलता में भी कहा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन से विद्यापति ने कौन से ग्रंथ की भाषा को स्वयं अबहट्ट कह करके पुकारा है, तो ये आपके देसिल बयना सबजन मिठा तैं तैसन जप हो अबहट्टा। तो ये बात दोस्तों विद्यापति ने कीर्तिलता नामक पुस्तक में कही है। जब विद्यापति को पढ़ेंगे तब हम दोस्तों इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। इसके अलावा इनकी एक विद्यापति पदावली थी जो बहुत ज़्यादा ही प्रसिद्ध है। कि जो देसी बाणी है, ठीक है, देसिल वयना, देसिल यानी कि देसी बाणी, बाणी सब जन मिठा यानी कि सभी लोगों के लिए वो
मीठी है। तय तैसन जपो, और उसको ऐसे ही हमें अबहट्ट भाषा में उसका जाप है वो करना चाहिए। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। इस तरह से आपको मैं थोड़ा सा और एक बार और रिवीजन करा दूं कि सबसे पहले थी दोस्तों वैदिक संस्कृत, जो कि आपके 1000 ईसा पूर्व तक जिसका समय है वो माना जाता है। उसके बाद में 500 ईसा पूर्व तक यानी कि बुद्ध के जन्म से पहले तक आपकी लौकिक संस्कृत थी, ठीक है। उसके बाद में धीरे धीरे पाली भाषा आई थी, जिसमें अधिकांश जो बौद्ध साहित्य है वो लिखा गया था। इसके अलावा 1वीं शताब्दी यानी कि ईसा की प्रथम शताब्दी से लेकर के 500 ईस्वी तक आपके भाषा चलती है, वो चलती है आपके प्राकृत भाषा, ठीक है। इसके बाद में जो भाषा चलती है वो आपके अभी भी दोस्तों जो साहित्य की भाषा थी, ग्रंथों की भाषा थी, वो एक तरफ तो साहित्य ग्रंथ हैं वो आपके संस्कृत में रचे जा रहे थे, लौकिक संस्कृत में, और इसके अलावा कुछ ग्रंथ हैं वो प्राकृत भाषा में रचे जा रहे थे। इसके बाद में प्राकृत के बाद में आती है दोस्तों शब्दों का जो रूप बिगाड़ा गया उसे कहते हैं अपभ्रंश, ठीक है। अपभ्रंश के बाद में दोस्तों आती है 8वीं 9वीं शताब्दी में लेकर के, उसे हम पुरानी हिंदी या अबहट्ट के नाम से कह करके बुलाते हैं। तो इस प्रकार से आपके हिंदी भाषा का विकास होता है, और पुरानी हिंदी है वो धीरे धीरे आकर के आपकी हिंदी भाषा में परिवर्तित हो जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी, अपभ्रंश मिश्रित हिंदी, ठीक है। फिर आपके धीरे धीरे सदुक्कड़ी भाषा है वो आ जाती है, अबहट्ट भाषा है, और उसके बाद में ब्रज भाषा का उद्भव, अवधी भाषा का उद्भव। तो ये जैसे ही जनपद काल आता है तो उस समय दोस्तों ये विविध विभागों में बढ़ जाती है और क्षेत्रीय बोलियों का उदय होता है, ठीक है। कौन कौन सी बोलियां हैं अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो अपभ्रंश भाषा के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों एवं बोलियों से ही हिंदी भाषा का उद्भव है वो हुआ है। अपभ्रंश भाषी कवियों एवं दार्शनिकों, सिद्धाचार्यों, जैनाचार्यों एवं नाथ समुदाय के अनुयायियों से ही अपभ्रंश भाषा का प्रचार एवं प्रसार हुआ। हर्षवर्धन के शासनकाल के पश्चात अपभ्रंश का प्रचार तेज गति से बढ़ा था। तो जो दोस्तों हर्ष का जो समय है वो लगभग आपकी 6वीं शताब्दी माना जाता है। उसके बाद में ही जो अपभ्रंश भाषा है उसका तेज़ी से विस्तार हुआ था। अतः हिंदी का प्रारंभिक काल अपभ्रंश साहित्य में ही दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है कि जो आदिकाल है उसमें जो आपकी भाषा है वो ज़्यादातर ये आएगी कि अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी, अपभ्रंश मिश्रित हिंदी, इस प्रकार की भाषा आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे ही हम भक्ति काल में जाते हैं, कबीर आदि लोगों की जो भाषा है वो फिर सदुक्कड़ी हो जाएगी, जिसमें थोड़ा सा ब्रज का है, थोड़ा सा पंजाबी भाषा का है, थोड़ा सा आपके, ठीक है, खड़ी बोली का शब्दों का प्रयोग मिलता है। जैसे श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी की संज्ञा दी है। इसी काल के 84 सिद्धों में हिंदी का रूप निखर करके सामने आया। तो ये आपको दोस्तों याद रखनी है कि आदिकाल में सबसे पहले हिंदी का जो रूप, निखरा हुआ रूप है, वो किसकी भाषा में मिलता है? सिद्धों की, नाथों की, जैनों की, या फिर आपके चारणों की। तो यहाँ पर सिद्धों की जो भाषा है उसमें आपकी हिंदी का रूप निखर करके सबसे पहले सामने आता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी को ग्राम्य अपभ्रंश का विकसित रूप माना है। तो ये आपके लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए लाइन हो जाएगी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी को ग्राम्य अपभ्रंश का रूप माना है, यानी कि अपभ्रंश के समय में जो ग्रामीण अपभ्रंश थी उससे ही हिंदी भाषा का विकास है वो किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। गाँवों में जो बोलचाली में भाषा बोली जाती थी उससे धीरे धीरे विकसित होकर के हिंदी भाषा बनी है। तत्कालीन सिद्धाचार्यों ने लोक भाषा में ही लिखना प्रारंभ किया था, और जो सिद्ध कवि थे उन्होंने ग्रामीण भाषा थी, जो बोलचाल की जो अपभ्रंश भाषा थी ग्रामीण गाँवों में बोली जाती थी, उसमें ही सिद्धों ने अपनी रचनाओं को लिखा था, जिसमें कि आपके सरपा आ जाएंगे, ठीक है, आपके लुईपा आ जाएंगे, डोम्बिपा आ जाएंगे, कुकुरिप्पा आ जाएंगे आदि सिद्धाचार्य माने जाते हैं 84। क्योंकि कोई कविता या काव्य रचना जनभाषा में लिखने से ही बहुश्रुत बनती है और ख्याति प्राप्त करती है। अब देखिए, एक तरफ है आपके पूरी की पूरी साहित्यिक भाषा, एक तरफ है आपके गांव में जहां पर आदमी मुख सुख के हिसाब से भाषा का सरलीकरण कर देता है और सरल चीज़ों को बोलता है और सरल चीज़ों को ही समझता है। इसीलिए कोई भी यदि रचना लिखी जाएगी, जब उनके हिसाब से लिखी जाएगी तभी वो जनमानस में प्रसिद्ध होती है। इसीलिए सिद्धों ने तत्कालीन समय में बोले जाने वाली
ग्रामीण भाषा यानी कि अपभ्रंश की जो ग्रामीण शब्दावली थी, ग्राम्य भाषा थी, उसका ही उन्होंने प्रयोग किया और उसी के आधार पर उन्होंने दोस्तों ग्रंथ लिखे थे। अपभ्रंश भाषा के हेमचंद्राचार्य ने सबसे पहले अपभ्रंश भाषा में व्याकरण शब्दानुशासन लिखा था। तो ये आप याद रखेंगे कि जो शब्दानुशासन है वो अपभ्रंश भाषा का शब्द है। और हिंदी साहित्य की कक्षाओं के अंतर्गत मैंने आपको अपभ्रंश की रचनाएं हैं उनको कराया है कि स्वयंभू, ठीक है, आपके जो हेमचंद्राचार्य है, तो ये सारे जो कवि हैं वो आपके अपभ्रंश के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपकी बहुत बड़ी प्रसिद्ध रचना है शब्दानुशासन। ये आपसे बहुत बड़ा व्याकरण ग्रंथ है, ठीक है। ये आपसे पूछा जाता है किसकी रचना है, तो ये आपके हेमचंद्र की रचना है। किंतु हेमचंद्राचार्य से पूर्व ही सिद्धाचार्यों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर दी थीं। अपभ्रंश भाषा का इतिहास बताता है कि हिंदी अपभ्रंश के आंचल में पली। तो अपभ्रंश भाषा का सबसे पहला व्याकरण ग्रंथ कौन सा है, तो शब्दानुशासन हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों 10वीं शताब्दी की आपकी रचना है, लेकिन जो सिद्धों का समय है वो आपके 8वीं शताब्दी माना जाता है, 8वीं से 9वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी तक, ठीक है। यही प्रारंभिक हिंदी की बुनियाद है। उदय नारायण तिवारी, ठीक है, हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास है जो इनकी इतिहास ग्रंथ है। उदय नारायण तिवारी ने लिखा है, आचार्य हेमचंद्र के पश्चात 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में आधुनिक भारतीय भाषाओं के अभ्युदय के समय 15वीं के पूर्व तक काल का संक्रांति काल था। तो इन्होंने हेमचंद्र के पश्चात 13वीं शताब्दी के प्रारंभ से लेकर के और 15वीं शताब्दी के काल को इन्होंने संक्रांति काल की संज्ञा दी है कि भाई इस समय ना तो हिंदी ही थी और ना ही इस समय अपभ्रंश भाषा थी, बल्कि दोनों का मिला जुला रूप था, संक्रांति थी। इसीलिए उन्होंने इस काल को संक्रांति काल कहा है, जिसमें भारतीय आर्य भाषाएं धीरे धीरे अपभ्रंश की स्थिति को छोड़कर आधुनिक काल की विशेषताओं से युक्त होती जा रही थीं। मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के आदिकाल की विवेचना करते हुए अपभ्रंश के साहित्य को प्रधान स्थान दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में अपभ्रंश और प्राकृत की अंतिम अवधारणा से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है। तो ये यहाँ पर दोस्तों मुख्य बात आ जाती है कि रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश और जो प्राकृत की अंतिम अवधारणा थी उसी से इन्होंने हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है। यानी कि सबसे पहले ये कहते हैं शुक्ल जी कि जो हिंदी के जो प्राचीन नमूने हैं वो आपके राजा भोज के जो चाचा हैं बागपति मुंज, उनकी रचनाओं में देखने को मिलते हैं। तो इन्होंने मुंज इनके हिसाब से 993 ईस्वी है, यानी कि 1050 विक्रम संवत, और मुंज इनका पहला कवि हो जाएगा। डॉक्टर नामवर सिंह ने लिखा है, देश धीरे धीरे इतना बढ़ा कि 13वीं शताब्दी तक आते आते अपभ्रंश के सहारे से ही पूर्व और पश्चिम के देशों ने अपनी बोलियों का स्वतंत्र रूप प्रकट कर लिया। इसके भौगोलिक परिप्रेक्ष्य को देखें तो लगता है हिंदी का क्षेत्र 2 भागों में बट गया, प्रथम पश्चिमी हिंदी और द्वितीय पूर्वी हिंदी। तो जो हिंदी है दोस्तों, जैसे ही आपकी अवहट्ट से धीरे धीरे उसका विकास हुआ तो वो 2 भागों में बट गई। एक तो आपकी पश्चिमी हिंदी कहलाएगी और एक आपकी पूर्वी हिंदी कहलाएगी। अपभ्रंश का साहित्य हिंदी के जन्म का कारण बना। तो हिंदी की जो उत्पत्ति है दोस्तों, यदि आपसे 4 भाषाएं देकर के पूछा जाए तो आप कह देंगे कि हिंदी की उत्पत्ति है वो पाली, प्राकृत, संस्कृत किससे हुई है, तो हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति है वो आपके अपभ्रंश भाषा से हुई है। हिंदी साहित्य की परंपरा को देखें तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार अपभ्रंश से ही क्षेत्रीय रूपों में परिवर्तित होने वाली बोलियों में से हिंदी का रूप विकसित हुआ है। अपभ्रंश अर्थात सौरसेनी अपभ्रंश पैशाची, ब्राचड़, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी के रूप में प्रसारित हो रही थी। यानी कि हमने दोस्तों पहले पढ़ा कि जिस प्रकार से जनपदों की उत्पत्ति होती है, मगध अपभ्रंश सौरसेनी जनपद है, ठीक है। तो ये आपके जनपदों में जो भाषा बोली जाती थी वो आपके अपभ्रंश का है वो विकास हो रहा था कि मगध में मागधी हो गई, सौरसेन में सौरसेनी अपभ्रंश हो गया। तो इसी जो सौरसेनी अपभ्रंश है इसी से आपके हिंदी भाषा की उत्पत्ति है वो मानी जाती है। इनकी उपभाषाएं और मुख्य बोलियों से ही हिंदी का उद्भव माना गया है, ठीक है। या तो आप पश्चिमी हिंदी से कह लो या फिर आप सौरसेनी अपभ्रंश से कह लो हिंदी की उत्पत्ति। इन्हीं की उपभाषाएं और मुख्य बोलियों से ही हिंदी का उद्भव माना गया है, जिसका सामान्य परिचय इस प्रकार है। अपभ्रंश की क्षेत्रीय भाषाएं जिनसे हिंदी का उद्भव हुआ है।
तो ये दोस्तों इनसे हिंदी का उद्भव माना जाता है, या तो शौरसेनी अपभ्रंश और मागधी अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश। यानी ये 3 दोस्तों अपभ्रंश हैं जिनसे आपके हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति है वो हुई है। और यदि आपसे पूछे कि भाई खड़ी बोली हिंदी का जो विकास है वो किस अपभ्रंश से हुआ है, तो वो आपके शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। यानी शूरसेन जनपद में शौरसेनी अपभ्रंश था, मगध जनपद में मगध था, और अर्धमगध, ठीक है, मगध के और इसके आसपास बुंदेलखंड वगैरह इसके आसपास है वो अर्धमागधी अपभ्रंश प्रचलित था। तो ये तीनों अपभ्रंश हैं दोस्तों वो हिंदी के विकास से संबंधित हैं। शौरसेनी अपभ्रंश की उपभाषाएं एवं बोलियां। तो सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे शौरसेनी अपभ्रंश की कौन कौन सी उपभाषाएं थी और कौन कौन सी बोलियां हैं और वो किस क्षेत्र में बोली जाती थी। तो सबसे पहले दोस्तों जो पश्चिमी हिंदी है तो उसमें है गई खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, बुंदेलखंड के आसपास, हरियाणवी जिसे कि आपके बांगरू भी कहते थे, और आपकी हो गई कन्नौजी। तो यहाँ दोस्तों ये आपके पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आ जाएंगी। तो शौरसेनी अपभ्रंश है, उसी से आपकी जो हिंदी है उसकी उत्पत्ति हुई है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले पश्चिमी हिंदी, जिसमें आपकी खड़ी बोली आ जाएगी, ब्रजभाषा आ जाएगी, बुंदेली आ जाएगी, हरियाणवी आ जाएगी और कन्नौजी आ जाएगी। कई बार आपसे ये विकल्प है दे दिए जाते हैं कि इनमें से पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली है वो शामिल नहीं है, तो आपको ये सारी की सारी बोलियां हैं वो आनी चाहिए, ठीक है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी शामिल होती हैं, तो अवधी हो जाएगी, बघेली हो जाएगी और आपके छत्तीसगढ़ी हो जाएगी। राजस्थानी के अंतर्गत कौन सी शामिल होती है, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और आपके मालवी। पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी। बिहारी के अंतर्गत मैथिली, मगही और भोजपुरी। तो बिहार जो क्षेत्र है दोस्तों मिथिला का क्षेत्र है, ठीक है, नेपाल का क्षेत्र है, तो वहाँ पर मैथिली अवश्य बोली जाएगी। मगही, ठीक है, मगध यानी कि मगही और आपके भोजपुरी, ये आज भी दोस्तों वहाँ पर बोली जा रही हैं। तो इस प्रकार से आपको ये पांचों आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हम प्रत्येक बोली का दोस्तों हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि किस प्रकार है, कौन सा इसका क्षेत्र है, ठीक है। तो इस प्रकार हिंदी में 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां समृद्ध हैं। तो आप सबको यह ध्यान रखना है कि हिंदी में कितनी भाषाएं हैं, 5 उपभाषाएं हैं, ठीक है। हिंदी का जो विकास है दोस्तों वो आपके हुआ है शौरसेनी अपभ्रंश से, ठीक है। अपभ्रंश के यदि प्रकारों की बात की जाए तो शौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और आपके अर्धमागधी अपभ्रंश। हिंदी का जो विकास है वो आपके शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। और शौरसेनी अपभ्रंश में 5 आपकी उपभाषाएं हो जाएंगी। 5 उपभाषाएं कौन सी हैं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और आपके बिहारी। और इनके अंतर्गत आपके 18 बोलियां आती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो बोलियां हैं वो आपके पश्चिमी हिंदी में आती हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम खड़ी बोली हिंदी। तो खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की बोलियों में पहला स्थान खड़ी बोली का है। प्राचीन काल में हस्तिनापुर में कौरव वंश का शासन समाप्त होने से इसको कौरवी भी कहा जाता है। दिल्ली, गाजियाबाद, देहरादून, मुरादाबाद, सहारनपुर के आसपास के क्षेत्र में यह बहुप्रचलित बोली रही। इसमें लोक नाटक, कहानी, लोक काव्य व गीत आदि की रचनाएं हुई। यह देवनागरी लिपि में लिखी जाने लगी। मध्य काल तक तो इसकी जो लिपि है दोस्तों वो आपकी देवनागरी लिपि है। मध्य काल में आते आते इसमें अरबी फारसी के शब्द भी सम्मिलित हो गए। तो सबसे पहले आपसे यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पश्चिमी हिंदी में सबसे पहले जो बोली है वो हो जाएगी खड़ी बोली। इसके अलावा इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं, गाजियाबाद हो जाएगा, यानी दिल्ली के जो आसपास का क्षेत्र है, गाजियाबाद, दिल्ली, देहरादून, मुरादाबाद, सहारनपुर है। ये आपसे नाम दे करके पूछा जा सकता है कि देहरादून, मुरादाबाद, सहारनपुर के आसपास है वो कौन सी बोली बोली जाती है, ठीक है, तो वो खड़ी बोली बोली जाती है। इसकी जो लिपि है वो आपकी देवनागरी हो जाएगी। खड़ी बोली दोस्तों यही है, यही लिपि देवनागरी है जो आज हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं सारा कुछ। मध्यकाल में आते आते जैसे ही मुग़ल वंश का, सल्तनत वंश का यहाँ पर शासन होता है तो वहाँ पर अरबी और फारसी के शब्द भी इसमें शामिल हो जाते हैं और यह हिंदुस्तानी के नाम से जानी गई थी। तो ये आपको याद रखना है कि हिंदुस्तानी जो भाषा है वो दोस्तों अरबी फारसी मिश्रित हिंदी है, उसको हिंदुस्तानी कहते हैं, ठीक है। इसमें संस्कृत की तत्सम शब्दावली का बाहुल्य है, क्योंकि संस्कृत तत्सम से ही ये उपलब्ध, सीधे सभी जो भाषाओं का विकास है वो संस्कृत से हुआ है। यह ठेठ हिंदी की सबसे निकट की बोली है।
वर्तमान में हिंदी काव्य इसी खड़ी बोली में लिखा जा रहा है। दूसरी जो भाषा है वो है आपकी हरियाणवी। हरियाणा प्रदेश की बोली होने के कारण इसे हरियाणवी कहते हैं। इसे अन्य नाम क्या है इसका? बांगरू। यह चंडीगढ़ के आसपास पटियाला, अंबाला, हिसार व रोहतक के क्षेत्र में बोली जाती है। कहीं कहीं इसमें पंजाबी भाषा का पुट भी आ गया है। यह पंजाब प्रांत के निकट है। यहाँ के लोक साहित्य में यह बहुत प्रचलित है। इसे ग्रामीण क्षेत्र में बांगरू के नाम से भी जाना जाता है। तो हरियाणवी जो भाषा है उसे ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? बांगरू के नाम से जाना जाता है। अगली जो भाषा है वो हो जाएगी आपकी कन्नौजी। तो कानपुर, कन्नौज यानी कि कानपुर के आसपास का क्षेत्र है वो कन्नौज प्रदेश कहलाता है। इसका प्रभाव कानपुर, पीलीभीत, इटावा, शाहजहाँपुर और फर्रुखाबाद व हरदोई क्षेत्र में है। तो कानपुर, पीलीभीत, इटावा, शाहजहाँपुर, फर्रुखाबाद और हरदोई जो ज़िले हैं दोस्तों यूपी के, वहाँ पर कानपुरी जो बोली है, कनपुरिया, वो आपकी बोली जाती है। और ब्रज भाषा के शब्दों के समान शब्द एवं बोलने का लहजा होने के कारण इसे ब्रज जैसी ही समझते हैं, किंतु यह ब्रज भाषा से भिन्न है। यह कान्य कुब्जी, यहाँ पर कान्य कुब्जी ब्राह्मणों का बाहुल्य था, इसीलिए इसे कन्नौजी कहते हैं। तो ऐसी कौन सी बोली है जो ब्रज भाषा के समान दिखाई देती है? तो वो हो जाएगी आपकी कन्नौजी। कन्नौजी जो क्षेत्र है कानपुर के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर कौन से ब्राह्मण थे? कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे, इसीलिए इसको कन्नौजी कहते हैं और इसीलिए जो क्षेत्र है उसका नाम कानपुर पड़ गया है। ब्रज भाषा, ब्रज मंडल यानी कि मथुरा वृंदावन की प्रमुख बोली होने के कारण इसे ब्रज भाषा कहते हैं। शौरसेन या ब्रंश का मध्यवर्ती रूप इसमें झलकता है, क्योंकि शूरसेन प्रदेश की यह प्रमुख बोली रही है। तो आपसे पूछा जाए कि शूरसेन प्रदेश है, ठीक है, उसकी प्रमुख बोली कौन सी थी? तो वो थी ब्रजभाषा, और इसका क्षेत्र है वो है आपके आगरा, और जो मथुरा है और जो वृंदावन का आसपास का क्षेत्र है। ब्रज का क्षेत्र विस्तार विशाल है, और जो हमारे भरतपुर है, आपके जो धौलपुर वगैरह है, यहाँ पर भी दोस्तों ये ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। यहाँ पर भी आपके प्रधान रूप से ब्रज भाषा बोली जाती है। इसका ब्रज का क्षेत्र विस्तार विशाल है। आगरा, अलीगढ़, बरेली, मथुरा, एटा, मैनपुरी, धौलपुर व भरतपुर आदि का जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है। हिंदी जगत में ब्रज का साहित्य अधिक लोकप्रिय होने के कारण यह लोगों में बहु प्रचलित है। तो सबसे पहले जो दोस्तों ब्रज भाषा के जो सबसे प्रतिष्ठित पहले कवि हैं वो आपके सूरदास माने जाते हैं। इसके अलावा आपके तुलसीदास ने भी रचनाएं की थी। भक्ति काल के बहुत ज़्यादा कवियों ने ब्रज भाषा में रचनाएं की थी। रीति काल का दोस्तों जो सारा का सारा है साहित्य वो आपके ब्रज भाषा पर है। सूरदास, नंददास, केशव बिहारी, ठीक है, तो पहले कवि हो जाएंगे सूरदास, उसके बाद में नंददास, केशव बिहारी, घनानंद, पद्माकर, देव तथा अष्टछाप व अन्य कवियों की रचनाएं इसी ब्रजभाषा से मंडित हैं। यह मन को मोहने वाली मीठी बोली होने के कारण जनप्रिय हो गई। बहुत ही दोस्तों ये लालित्यमयी है, बहुत ही दोस्तों कर्णप्रिय है, इसीलिए इसका जन भाषा में ज़्यादा प्रचार हुआ और इसका जो क्षेत्र है उसका अधिक विस्तार हुआ था। अगली जो बोली है दोस्तों वो है आपके बुंदेली। तो बुंदेल राजाओं के बुंदेलखंड की बोली होने के कारण इसे हम बुंदेली कहते हैं। इसका क्षेत्र है ओरछा, ठीक है, जहाँ पर ओरछा नरेश के दरबार में थे इंद्रजीत सिंह के भाई, इंद्रजीत सिंह के दरबार में थे आपके कौन से? केशव दास थे। तो ओरछा झांसी, छतरपुर, सागर, ग्वालियर, होशंगाबाद और हमीरपुर के आसपास का क्षेत्र है। बुंदेली में लिखी गई आलाखंड एक सुप्रसिद्ध रचना है। तो जो आलाखंड है, अरु 13 बरस लो कुकर जीवे, अरु 13 लो जिये सियार, और बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। तो ये जगनिक ने दोस्तों जो आलाखंड लिखा है, ठीक है, परमाल रासो जगनिक ने, तो उसमें एक आलाखंड है जिसमें आला और आपकी जो ऊदल है उसकी वीरता का वखान किया गया है, ठीक है। तो ये आपकी प्रधान जो बोली है इसमें बुंदेली भाषा में लिखी गई है। इसकी ओजस्वी शैली मन में जोश भर देती है। आला की शब्दावली बुंदेली से काफ़ी मिलती जुलती है। अवधी भाषा, तो पूर्वी हिंदी की बोलियों में सबसे पहला स्थान अवधी का है। तो पूर्वी हिंदियों में सबसे पहले स्थान है अवधी का। यह अयोध्या के आसपास, क्योंकि अयोध्या के जो आसपास का क्षेत्र है उसको दोस्तों आपके हम अवध कहते हैं। अयोध्या का वर्तमान नाम अवध प्रदेश है। तुलसी की रामचरितमानस अवधी की प्रसिद्ध कृति है। इसका प्रसार अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़,
सीतापुर, फैजाबाद एवं बाराबंकी आदि क्षेत्रों में है। तुलसी और जायसी इस भाषा के प्रसिद्ध कवियों में गिने जाते हैं। सूफी कवियों की रचनाएं अवधी में ही रची गई हैं, जैसे मुल्ला दाऊद की हो गई चंदायन, ये आपको याद रखना है चंदायन। कुतुबन की हो गई मृगावती, मंजन की मधुमालती और आपके जायसी की पद्मावत। ये रचनाएं अवधि में ही रची गई हैं। यानी कि दोस्तों सीधी सीधी बात यह है कि जो प्रेम मार्गी कवि थे, सूफी कवि थे, जैसे कि आपके पद्मावती के यानी कि कौन है, जायसी हैं, मलिक मोहम्मद जायसी। चंदायन के आगे मुल्ला दाऊद हो गई। कुतुबन यानी कि मृगावती के कुतुबन हो गए। मधुमालती के मंझन हो गए। यानी जितने भी जो सूफी कवि थे और इसके अलावा जितने भी राम मार्गी कवि थे, उन्होंने दोस्तों अपनी जो प्रसिद्ध रचनाएँ हैं वो सारी की सारी अवधी भाषा में लिखी हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और अवधी भाषा के यदि आपको सर्वश्रेष्ठ कवि पूछा जाए तो वो हो जाएंगे तुलसीदास, और सर्वश्रेष्ठ रचना यदि पूछा जाए, सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य पूछा जाए तो वो हो जाएगा आपके रामचरितमानस, जिसकी रचना है वो संवत 1631 में है, वो तुलसीदास ने की थी। बघेली, रीवा क्षेत्र में कवि बघेल राजाओं का, तो रीवा क्षेत्र है, ठीक है, बघेल राजाओं का साम्राज्य रहा था, इसलिए इसे बघेली खंड के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर बोली जाने वाली बोली को बघेली कहते हैं और अर्धमागधी अपभ्रंश की पूर्वी हिंदी से इसकी उत्पत्ति मानते हैं। तो इसकी उत्पत्ति है वो दोस्तों कहाँ से होती है, अर्धमागधी अपभ्रंश था, उसकी जो पूर्वी हिंदी है उससे इसकी उत्पत्ति होती है, क्योंकि हिंदी है वो दो भागों में हो गई, पश्चिमी हिंदी और एक आपकी पूर्वी हिंदी। और अपभ्रंश है उसके तीन रूप थे, सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और अर्ध मागधी अपभ्रंश। तो मैंने आपको बताया कि बुंदेलखंड वगैरह है, बघेलखंड है, ठीक है। ये जो आपका क्षेत्र है वो आपका अर्ध मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आता था। तो यहाँ पर आपकी बघेल रीवा क्षेत्र के अंतर्गत बघेली बोली है वो बोली जाती थी। यह रीवा, सतना, मेहर, नागौद व जबलपुर में बोली जाती है। कुछ भाषा वैज्ञानिक इसे अवधि की एक उपबोली मानते हैं। अगली जो बोली है वो है आपके दोस्तों छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। तो मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ कहलाता है, इससे अलग राज्य का दर्जा भी मिल गया है। यह बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, कांकेर एवं नंदगांव के आसपास बोली जाती है। छत्तीसगढ़ का लोक साहित्य अपने आसपास के अंचल में ही प्रचलित है, इसका कोई विशिष्ट साहित्य उपलब्ध नहीं है। तो छत्तीसगढ़ी जो भाषा है उसका दोस्तों हमें साहित्य नहीं पढ़ने को मिलता है, जो कि ब्रज भाषा है वो हम हिंदी के अंतर्गत पढ़ते हैं, अवधी भाषा है उसको हम पढ़ते हैं, राजस्थानी भाषा है उसको हम पढ़ते हैं, मैथिली भाषा है उसको हम दोस्तों पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन जो छत्तीसगढ़ी जो साहित्य है वो मुख्य रूप से यहाँ पर जन भाषा में ही प्रचलित है, उसको हिंदी भाषा में अभी वो मान्यता नहीं मिल पाई है, क्योंकि ऐसी कोई श्रेष्ठ रचना इसमें नहीं लिखी गई है जिससे कि हम उसे हिंदी के अंतर्गत किताबों में, पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाएँ। अगली जो बोली है दोस्तों वो है आपके मारवाड़ी। पश्चिमी राजस्थानी प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में मारवाड़ी के नाम से बोली जाती है। जोधपुर हो गया, फलौदी हो गया, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, पाली, सिरोही, अजमेर व किशनगढ़ के कुछ हिस्से तक यह बोली बोली जाती है। लोक साहित्य में मीरा के पद और रासो साहित्य डिंगल भाषा में पाया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले काव्य की दो शैलियाँ होती हैं, डिंगल शैली, पिंगल शैली। डिंगल शैली कहते हैं जब आप अपभ्रंश प्रभावित जो राजस्थानी भाषा है यानी कि जो मारवाड़ी भाषा है उसको हम कह देंगे डिंगल शैली, और अपभ्रंश में यदि हम ब्रज भाषा का मिला देंगे उसे कह देंगे हम पिंगल शैली, ठीक है। तो जो मीरा के जो पद हैं वो आपके मारवाड़ी में रचित हैं। इसके अलावा आपके जो डिंगल भाषा की जो भी रचनाएं हैं, चारण काव्यों की जो रचनाएं हैं वो भी आपके डिंगल भाषा में रचित हैं, तो वहाँ पर भी आपकी मारवाड़ी मिलती है। जयपुर की जो भाषा है वो हो जाएगी आपकी ढूंढाड़ी। राजस्थान के पूर्वी भाग में जयपुर, टोंक, डिग्गी, मालपुरा, किशनगढ़ आदि में इसे ढूंढाड़ी कहते हैं। इसकी एक शाखा हाड़ौती के नाम से भी जानी जाती है, जो झालावाड़, कोटा, बारा, हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाती है। इसमें लोक साहित्य भी प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो ढूंढाड़ी भाषा है ये आपके जयपुर क्षेत्र के आसपास बोली जाती है। अब हम दोस्तों बात करेंगे अपनी अगली भाषा है वो है आपके मेवाती। उत्तरी राजस्थान में मेव जाति के इलाके में ये प्रतिनिधि बोली है। इस प्रदेश को मेवात क्षेत्र भी कहते हैं। इसका विस्तार अलवर, भरतपुर, गुड़गांव, करनाल आदि क्षेत्र में है। यानी कि जो राजस्थान का जो आपके पूर्वी क्षेत्र है जिसका जो सीमा है वो हरियाणा से लगती है,
वो क्षेत्र मेवात प्रदेश के नाम से जाना जाता है। मेवात प्रदेश की बोली होने के कारण इसे मेवाती कहते हैं। इसकी एक मिश्रित बोली है जिसे हम अहिरवाटी कहते हैं। तो अहिरवाटी दोस्तों, जब हम भाषाओं का और बोलियों का वर्गीकरण करते हैं तो इसके अंतर्गत एक और उपबोली आती है, ठीक है, जिसे हम अहिरवाटी कहते हैं। या आपसे यूँ पूछा जा सकता है कि अहिरवाटी है वो किसके मिश्रण से बनी है, तो वो आपके मेवाती के मिश्रण से बनी है। अगली जो भाषा है वो हो जाएगी आपके दोस्तों मालवी। राजस्थान के दक्षिणी भाग यानी कि मालवा प्रदेश में यह मालवी के नाम से जानी जाती है। इसका क्षेत्र उदयपुर, चित्तौड़गढ़, मध्य प्रदेश की सीमा से लगे इंदौर, रतलाम, भोपाल, देवास, होशंगाबाद तथा उसके आसपास का क्षेत्र है। सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित इस बोली का लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अगली आपकी जो बोली है वो है आपके भोजपुरी। बिहार राज्य के भोजपुर क्षेत्र के आसपास क्षेत्र के आधार पर इस बोली का नामकरण किया गया है। इसका विकसित रूप बनारस में शाहाबाद, आजमगढ़, गोरखपुर, बलिया, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, चंपारण व सारण के आसपास का क्षेत्र है। यानी कि जो आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश है और आपके बिहार का जो पश्चिमी भाग है उसके अंतर्गत है दोस्तों भोजपुरी बोली बोली जाती है। इसका मुख्यतः लोक साहित्य मिलता है, किंतु हिंदी जगत के सितारे भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद हैं वो इसी क्षेत्र के रहने वाले थे। लेकिन इन्होंने दोस्तों अपनी जो रचनाएं हैं वो खड़ी बोली में की थी। मगही, बिहार के मगध प्रदेश की जो बोली होने कारण से इसका नाम है वो मगही है। मागधी अपभ्रंश की यह विकसित बोली है। यानी इसका जो विकास है वो कहाँ हुआ है, मागधी अपभ्रंश से हुआ है। यह पटना, भागलपुर, हजारीबाग, गया, पलामू के आसपास बोली जाती है। इसमें लोक साहित्य बहुत लिखा गया है। मैथिली, यह मागधी अपभ्रंश की विकसित बोली है। इसका क्षेत्र मिथिला प्रदेश होने के कारण इसे मैथिली कहा गया है। यह दरभंगा, पूर्णिया, मुंगेर व मुजफ्फरपुर में बोली जाती है। यहाँ का साहित्य बहुत संपन्न है। यह वाणी मधुरता के कारण बहुत मीठी है। विद्यापति जैसे कवि यहाँ के रससिद्ध कवि थे। गोविंद दास, हरिमोहन झा, रणजीत लाल इसके प्रसिद्ध साहित्यकार रहे। तो ये नाम आपसे देकर के पूछा जा सकता है, क्योंकि विद्यापति को तो सब जानते ही हैं कि मैथिली भाषा के मैथिल कोकिल की इसको उपाधि थी, ठीक है। नवकवि शेखर थे, अभिनव जयदेव थे। तो इस प्रकार की उपाधियाँ विद्यापति को प्राप्त थीं। और विद्यापति की जो पदावली है वो आपके मैथिली भाषा का बहुत ही सबसे बड़ा प्रधान ग्रंथ मान लीजिए माना जाता है। गोविंद दास हैं, हरिमोहन झा हैं, रणजीत लाल हैं, इसके प्रसिद्ध साहित्यकार माने जाते हैं। अगली और जो अंतिम जो दोस्तों बोली है वो आपकी हो जाएगी पश्चिमी पहाड़ी। ये शायद अभी तो दो और हैं। पश्चिमी पहाड़ी यह सौरसेनी अपभ्रंश की विकसित बोली है। यह हिमाचल प्रदेश में शिमला, मंडी, धर्मशाला, अंबाला के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। तो आपको याद रखना है कि जो भारत के पूर्व में स्थित चीज़ें हैं, जैसे बिहार के आसपास है, ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, तो वहाँ तो आपकी मागधी अपभ्रंश होगा। इसके अलावा जो बीच में है यानी कि जो आपके बघेलखंड, झांसी वगैरह है, रीवा क्षेत्र है, वहाँ पर आपके अर्धमागधी होगा। और जो पश्चिम में है जैसे आपके दिल्ली वगैरह है, यहाँ पर राजस्थान की तरफ है, वहाँ पर आपके पश्चिमी जो सौरसेनी अपभ्रंश है उससे आपकी बोलियों का विकास है वो माना जाएगा। तो ये सौरसेनी अपभ्रंश की बोली है पश्चिमी पहाड़ी, और हिमाचल प्रदेश में शिमला, मंडी, धर्मशाला, अंबाला के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। अगली और बोली है दोस्तों मध्यवर्ती पहाड़ी गढ़वाली कुमाऊनी। तो जिसे कि हम गढ़वाली के नाम से भी जाना जाता है, कुमाऊनी बोली जाना जाता है। इस बोली का क्षेत्र गढ़वाल प्रदेश है। यह गढ़वाल व कुमाऊं के क्षेत्र में बोली जाती है। छायावाद के प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत इसी क्षेत्र में हुए थे। तो इनका दोस्तों आपका जन्म हुआ था आपके कुमाऊं में, गढ़वाल कुमाऊं में। मध्य प्रदेश मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र की बोली होने के कारण इसे मध्यवर्ती पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। उत्तरांचल का कुमाऊं क्षेत्र कुमाऊनी बोली का क्षेत्र है। नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत में ये बोली जाती है। तो ये सुमित्रा नंदन जो पंत है उनका जो जन्म है वो हिमाचल प्रदेश के अल्मोड़ा नामक गांव में हुआ था, ठीक है। ये जो सारा क्षेत्र है उत्तराखंड में तो इसे हम कुमाऊनी कहते हैं, और हम हिमाचल प्रदेश में इसको हम गढ़वाल के नाम से जानते हैं। तो इस गढ़वाली भी कहते हैं और कुमाऊनी भी कहते हैं, इसे मध्यवर्ती पहाड़ी बोली कहते हैं, ठीक है।
तो इस प्रकार से दोस्तों ये सारी की सारी आपकी भाषाएं हो जाती हैं, 17 भाषाएं। ठीक है, 17 भाषा के बोलियां हैं जो सारी की सारी आपके हिंदी भाषा के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो ये सारी भाषाओं का हमने बोलियों का अध्ययन हमने कर लिया है। ब्रजभाषा, बुंदेली, तो ये आपके 17 हो गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों क्या है थोड़ा सा यहाँ पर दोस्तों। अब हम अगली क्लास में हम अध्ययन करेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रयोजन क्या हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास है उसकी क्या भूमिका वगैरह है, उसकी क्या उपयोगिता है। इसके अलावा हिंदी साहित्य का हम नामकरण क्या है, उसका प्रथम कवि है क्या विद्वानों ने क्या क्या माना है, इस प्रकार की जो बातें हैं वो हम दोस्तों अगली कक्षा में करेंगे। तब तक दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आप हिंदी हब चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। और हिंदी हब के साथ में दोस्तों इसी तरह से सपोर्ट और प्यार विश्वास बनाए रखें, और इसी तरह से यदि आप चलते रहे और 6 महीने दोस्तों यदि आपने तैयारी कर ली तो आपका जो सिलेक्शन है दोस्तों वो आपका कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, यदि आपकी किस्मत मान लीजिए बहुत ज़्यादा किसी की ख़राब हुई, किसी कारणवश से नहीं हो पाया, तो आप इतने लायक दोस्तों बन जाएंगे कि आप कहीं पर भी अपना हिंदी साहित्य के माध्यम से, ठीक है, आप में कुछ ना कुछ गुण इतने विकसित हो जाएंगे कि आप 6 महीने की तैयारी के माध्यम से फिर आप कहीं पर भी जो पैसे हैं वो दोस्तों आप कमा सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये कक्षाएं पसंद आ रही होंगी। इन कक्षाओं का आपका क्या आपकी प्रतिक्रिया रहती है वो आप दोस्तों कमेंट के माध्यम से बताएं कि आप इस पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं या दोस्तों नहीं पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं जो दोस्तों अपना समय है इससे अच्छा है कि मैं आपको और चीज़ों में लगाऊं, तो आप बताएंगे कि ये पुस्तक है बहुत दोस्तों आपकी इम्पोर्टेंट है। और मैं आपसे यहाँ से कहता हूँ कि लगभग आपके 90% जो सवाल हैं, यदि आपके 50 सवाल आते हैं तो लगभग आपके 40 जो सवाल हैं दोस्तों वो आपके इस पुस्तक से आ जाएंगे। ठीक है, ये बात दोस्तों मैं आपसे कह सकता हूँ। तो चलिए आपसे मिलता हूँ दोस्तों अगली कक्षा में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।